ऑल राइट, चलो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे इज अ 11th लेक्चर, है ना। इससे पहले हम 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज आएंगे अपन लेक्चर नंबर 11th पे। और इसमें हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 सप्लाई। सप्लाई अंडर क्या? जीएसटी। जब जब इस यूनिट को पढ़ो सबसे पहले पेज नंबर कौन से आने का? 8। और क्या पढ़ने का उसमें? सेक्शन 7 में क्या क्या दिया हुआ है ना। फिर से सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए किसकी बात करते हैं? वो कौन से गुड्स है और कौन से सर्विसेज है जिसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई किया। सप्लाई की 4 कंडीशन क्या है? गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। तीसरा क्या होना चाहिए? बाय अ पर्सन होना चाहिए। फिर फोर्थ कंडीशन क्या है? कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के सिलसिले में वो किया जाना चाहिए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी किसकी बात करता है? अगर एक्सेप्शन की बात करता है, जहां पे सर्विस को अगर आप क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी हम उस पर क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। और उस पर आपको क्या देना होगा? जीएसटी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी किसकी बात करता है? शेड्यूल 1 में हम कुछ चीजें लिखेंगे, है ना। जो ट्रांजैक्शन आप करोगे चाहे विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो भी हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई। और उस पर क्या चार्ज करेंगे? जीएसटी। शेड्यूल 1 में ऐसे कितनी पैराग्राफ दिए गए हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पैराग्राफ किसकी बात करता है? डिस्पोजल या सेल ऑफ बिजनेस एसेट की। विदाउट कंसिडरेशन है तो उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई, प्रोवाइडेड आपने उस पर क्या अवेल किया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेकंड पैरा शेड्यूल 1 का किसकी बात करता है? रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। इनके बीच में अगर बिना कंसिडरेशन के कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो हम इसे सप्लाई मानेंगे। और उस पर जाहिर सी बात है क्या चार्ज करेंगे आपसे? जीएसटी। थर्ड पैराग्राफ किसकी बात करता है? प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप की बात करता है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब फाइनली एजेंट गुड्स सप्लाई कर रहा है किसे? अल्टीमेट बायर को, तो इनवॉइस किसके नाम से इशू हो रहा है? अगर वो खुद एजेंट अपने नाम से इनवॉइस दे रहा है, इसका मतलब है कि पहले ही सप्लाई हो चुका है फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट। भले ही बिना कंसिडरेशन से होगा तो भी हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई। और फोर्थ किसकी बात होती है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विदाउट व्हाट? कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन, हम उसे भी क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। और उस पर आपसे क्या लेंगे? जीएसटी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जिसमें बात होती है शेड्यूल 2 की, तो ये सेक्शन कहता है कि हमें अधिकार है कि हम शेड्यूल 2 में कुछ चीजें स्पेसिफाई करेंगे, तो आपको उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो शेड्यूल 2 को रेफर कर लीजिए। और शेड्यूल 2 में काफी सारी चीजें दी हुई है पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के साथ ये दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को गुड्स का सप्लाई माना जाएगा या सर्विस का सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बात करता है शेड्यूल 3 की। वो बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, एक्टिविटी जो हम ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड करेंगे शेड्यूल 3 में, उसे ना तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानिए ना तो आप सप्लाई ऑफ क्या मानिए? सर्विस मानिए। ये सप्लाई कोई भी किसी को भी कर सकता है। तो आमतौर पे कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को क्या नहीं मानते हम? गुड्स का सप्लाई भी नहीं मानते और सर्विस का सप्लाई भी नहीं मानते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर, इन्होंने अपनी लेजिटिमेट ड्यूटी निभाने के लिए जो भी सप्लाई या सेवाएं प्रोवाइड की है, इट इज नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन एडिशन टू दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोग अपनी सेवाएं जो देते हैं इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। और ये सब लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में। इसके अलावा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी ये कहता है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी के द्वारा, तो हमें अधिकार है कि हम आपको बताएंगे कि इन चीजों को ना तो गुड्स का सप्लाई मानिए ना तो सर्विस का सप्लाई मानिए। फिर आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में। ये बात करेगा ऐसे कुछ चीजों की जहां आपको लगता होगा कि ये सप्लाई ऑफ क्या है? गुड्स है, पर आपको मानना होगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। और आपको लगता होगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर आपको मानना होगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो कहानी है ये
कंटिन्यू करेंगे। हमने निगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी माना था। निगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में हमें पढ़नी है, जहां ना तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। तो आप इसको दो नाम से पुकार सकते हो। आप चाहो तो बोल दो इसको शेड्यूल 3, या इसका अच्छा नाम दे सकते हो क्या, निगेटिव लिस्ट। ये हमने कल कवर कर लिया था, ये हो चुका है। उसके बाद एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन नोटिफाई जो किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको भी हमने पढ़ा था। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस, है ना। इसमें अगर गुड्स में गुड्स जा रहा है तो ही सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे, गुड्स। ये कन्वेयंस खुद भी एक गुड्स है, पर इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नहीं। शाबाश। फिर बात हो रही थी गुड्स ऑन व्हील्स की, काइंड ऑफ अ सेम थिंग, जो खुद एक प्लांट मशीनरी या गुड्स है, इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नहीं। अब आते हैं आगे की टॉपिक पर। अब आते हैं सेक्शन 7 को कंप्लीट करके हम हमारे अगले सेक्शन पे, जो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 किसकी बात करता है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जैसे बार बार ये टॉपिक जब तक हम खत्म नहीं करते हम इस टेबल पे घूम फिर के आते रहेंगे। सेक्शन 8 टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसके क्लॉजेस दिए। सेक्शन 8 का क्लॉज है ए और क्लॉज है क्या, बी। The tax liability on composite or mixed supply shall be determined in the following manner, namely, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सप्लाई, इसमें पूरा मिक्सचर हो रहा है गुड्स का भी और किसका, सर्विस का। A composite supply comprising two or more supplies, one of which is particular principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. A mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply that attracts higher rate of tax. काफी बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको इसको सॉल्व करते वक्त, ध्यान से समझिए। पहले तो फर्क जब तक नहीं समझते हम कंपोजिट सप्लाई का और किसका, मिक्स सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक चीज गुड्स होनी चाहिए और एक चीज सर्विस होनी चाहिए। अगर आप गौर से पढ़ो तो यहां ये नहीं लिखा कि एक चीज क्या होनी चाहिए, गुड्स, और एक चीज क्या होनी चाहिए, सर्विस। इन्होंने क्या लिखा है, कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज। ये एक, दो या दो से ज्यादा गुड्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सर्विसेज भी हो सकती है, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज भी हो सकती है। वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। अब आपको ये बाइफरकेट करना होगा कि इसमें प्रिंसिपल चीज क्या है। अगर गुड्स और सप्लाई सर्विस दोनों की बात होती है तो वेदर गुड्स इज अ प्रिंसिपल थिंग और ए सर्विस इज अ प्रिंसिपल थिंग। मैंने, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक सीए ने किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए एंड टू एंड सर्विस देने का वादा किया अपने क्लाइंट को। अब इस एंड टू एंड सर्विस में एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, विल इट बी कॉल्ड एज अ गुड्स और इट विल बी कॉल्ड एज अ सर्विस। उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है वो तो सॉफ्टवेयर है, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ सर्विस, पर जो टोकन है वो क्या है, गुड्स है। अब मुझे बताइए, अगर पूरे सर्विस के बदले चार्टर्ड अकाउंटेंट 50,000 रुपए चार्ज कर रहा है और उसमें उस टोकन की कॉस्ट या सेलिंग प्राइस 500 रुपीज है, तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसका माना जाएगा, उस गुड्स का या उस सर्विस का, सर्विस का। ये आपको डिटरमाइन करना होगा। और जहां गुड्स दो या दो से ज्यादा होते हैं, या सर्विसेज दो या दो से ज्यादा होती है, या गुड्स या सर्विस मिलके दो या दो से ज्यादा चीजें होती है, तो प्राइमरीली आपको यह तय करना है कि इट इज द सप्लाई ऑफ विच थिंग मेनली प्रिंसिपली। तो आपको पहले यह तय करना होगा कि व्हाट इज योर प्रिंसिपल सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है, comprising two or more supplies shall be treated as a supply that particular supply that attracts the highest rate of क्या, टैक्स। अगर ये तय करना ही कठिन है कि इसमें प्रिंसिपल चीज क्या है, वेदर गुड्स ए गुड्स बी और गुड्स ए और सर्विस ए, तो फिर ऐसे वक्त में अगर नहीं है कोई लाइन ऑफ डिफरेंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन व्हाट, प्रिंसिपल सप्लाई, तो उसको मानेंगे हम ये कौन सा सप्लाई है, मिक्स सप्लाई। और उसमें ये देखा जाएगा कि हाईएस्ट रेट किस चीज पे लगता है। तो सर्विस टैक्स में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग रेट्स थे, और जिसमें बंडल्ड सर्विस का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कई तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो
और इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्विसेज, तो उसे बंडल सर्विस माना जाता था और उस पर जिस भी सर्विस पे हाईएस्ट रेट लगता था सभी सर्विस पे वही रेट लगाओ, ऐसा सर्विस टैक्स के जमाने में क्या था, रूल था। उसी से इंस्पायर्ड होके अब यहाँ पे हमें सेक्शन 8 पढ़ना है जिसमें बात होगी कंपोजिट सप्लाई की और मिक्स सप्लाई की। तो इसकी खिचड़ी बना के आपको कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ जरूर होगी। कंपोजिट को मिक्स और मिक्स को क्या मान लोगे, कंपोजिट। चलो पढ़ते हैं। जीएसटी इज पेएबल ऑन इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट नोटिफाइड रेट। हर गुड्स का और हर सर्विस का एक रेट नोटिफाई किया गया है। गुड्स के लिए रेट अगर ढूंढने तो आपको HSN कोड को सर्च करना पड़ेगा, और अगर सर्विसेज के लिए रेट को ढूंढना है तो आपको SAC कोड सिलेक्ट करना होगा या सर्च करना होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि पर्टिकुलर गुड्स पे क्या रेट से टैक्स लगाना है या पर्टिकुलर सर्विसेज पे किस रेट से टैक्स लगाना है। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, उसके स्पेसिफिक कोड से, उस कोड के आगे उसका क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, द एप्लीकेशन ऑफ रेट्स poses no problem if the supply of an individual goods or service which is clearly identifiable and such goods or service are subject to a particular rate of tax। देखो, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो या कौन सी सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो, ये अगर क्लियरली आइडेंटिफाइबल है तो। हाउएवर, in certain cases supplies are not such simple and clearly identifiable supplies. Some of the supplies are combination of goods or combination of services or combination of goods and services both, and each individual component of such supplies may attract a different rate of क्या, टैक्स। अब आपको एक मशीन ही असेंबल करके देंगी जिस मशीन में अलग अलग प्रकार के पार्ट्स लगते हैं, जो 0% से लेके 5% में भी आते हैं, 12 में भी आते हैं और 28% में भी आते हैं, और साथ में उसमें सर्विस कंपोनेंट भी है। तो अब दिक्कत हो जाएगी कि ये जो चीज बन के तैयार हुई है, पर्टिकुलरली एक अलग अलग चीजों का असेंबल है, वो उस जो चीज बनी है उसका भी कोई ऐसा यूनिक नाम या आइडेंटिफिकेशन नहीं है। किसी ने बोला कि हमें ये 4 चीजें मिक्स करके एक 5वीं चीज बना के चाहिए, जो कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो अब दिक्कत आएगी आपको कि ये किस चीज का सप्लाई हो रहा है ये तय करने में। फिर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में रखूं या मिक्स सप्लाई। इन सच केस द rate of tax to be levied on such supply may be a challenge. It is for this reason that the GST law identifies composite supply and mixed supplies and provide certainty in respect of a tax treatment under GST for such supplies. In order to determine whether the supplies are composite supply or mixed supply, one need to determine where the supplies are naturally bundled। अब वर्ड देखो क्या यूज हुआ है, तो आपको तो तय करना है कि ये सप्लाई सेक्शन 8 सबसेक्शन ए के हिसाब से कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा क्लॉज ए के हिसाब से, या सेक्शन 8 क्लॉज बी के हिसाब से मिक्स्ड सप्लाई कहलाएगा। तो हो सके तो इसके क्लॉजेस को याद करो। कंपोजिट की बात होती है सेक्शन 8 क्लॉज ए में, मिक्स की बात होती है सेक्शन 8 क्लॉज बी में। अब इसमें एक बड़ा ही मस्त और इंटरेस्टिंग वर्ड आया है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द सप्लाईज आर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, वन नीड टू डिटरमाइन वेदर द सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड और नॉट नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नेचुरली मतलब वो चीज ही ऐसी है कि कहीं पे भी देख लो वो उसी तरह से पैक की जाती है, मिक्स की जाती है या सप्लाई की जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर नॉट नेचुरली बंडल मतलब आप कुछ अलग ही चीज बना रहे हो जो जनरली कहीं और पाई जाती नहीं है। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई की बात होगी सेक्शन 8 के क्लॉज ए में। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपिएंट एंड कंप्राइजेस ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और क्या, सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। 2 गुड्स हो सकते हैं, 2 सर्विस हो सकती है, एक गुड्स एक सर्विस, या 2 से ज्यादा गुड्स और 2 से ज्यादा सर्विसेज भी हो सकती है। आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
ये दोनों चीजें ऑर्डिनरीली साथ में ही सप्लाई की जाती है। वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, जिसकी बात होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में। अब सेक्शन 2 जैसे ही आ गया, क्या याद आना चाहिए? ये सेक्शन किस चीज का है? डेफिनेशन का सप्लाई। यहाँ पे हर चीज को पहले ही लॉ चालू होने से पहले क्या कर दिया गया है? डिफाइन कर दिया गया है। अच्छा, अब बंडल नेचुरली है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको कॉमन बिजनेस पैरेलल्स को समझना पड़ेगा कि दुनिया में ये चीजें या ये ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं। हर चीज का नेचुरल बंडल लॉ की किताब में लिखा हुआ होगा, ये संभव नहीं है। अरे हाँ कि ना? अब मैं एक एग्जांपल दूं। आमतौर पे रिमोट बेचे जाते हैं तो साथ में बैटरी भी बेची जाती है। रिमोट के साथ एक क्या आती है? बैटरी। अब रिमोट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड बैटरी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। पर ये ट्रेंड है मार्केट में कि रिमोट के साथ साथ उस पैकिंग के अंदर एक तो भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्या दी जाती है? बैटरी। अब ये नेचुरल बंडल है, इसमें अननेचुरल ऐसा कुछ है क्या? हाँ भाई, रिमोट के साथ में इडली डाल के कोई बेच रहा है या साबुन डाल के कोई बेच रहा है, तो आप बोलोगे ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। पर ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है, रिमोट के साथ क्या देना? सेल देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें से रिमोट और सेल दिया तो बताओ प्रिंसिपल सप्लाई किस चीज का हुआ है? रिमोट का कि सेल का? रिमोट का। आसान है, जनरल लॉजिक लगाते रहना पड़ेगा। जीएसटी को आसानी से समझने के लिए दो चीजें। सबसे पहले तो आपका अच्छा होना चाहिए क्या? अकाउंट्स। और दूसरा उससे भी अच्छा होना चाहिए आपका कॉमन सेंस। जनरल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? कॉमन सेंस। बस पर पूरा भरोसा मत कीजिए कि आपके अकाउंट के कॉन्सेप्ट पे और आपके कॉमन सेंस पे एवरीथिंग इज डिपेंड। कुछ चीजें जीएसटी में ऐसी भी आएगी जो आपके कॉमन सेंस को तक हिला के रख देगी और आप नहीं समझ पाओगे कि भाई क्यों। आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, क्या? क्यों? और क्यों के आगे भी सारी दुनिया हार जाती है। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, अगर कोई चीज नेचुरली बंडल्ड है और उसमें से तय किया जा सकता है कि प्रिंसिपल सप्लाई किस गुड्स का या किस सर्विस का हो रहा है, तो उसे आप कौन सा सप्लाई बोलोगे? कंपोजिट। कंपोजिट का कनेक्शन किसके साथ है? नेचुरल बंडल के साथ। और तय करना होगा आपको क्या? प्रिंसिपल सप्लाई। बराबर है। This means that a composite supply, goods or service or both, are bundled owing to a natural necessities. The elements of composite supply are dependent on a principal supply. अब जहां जहां composite supply की बात होगी, you will have to define कि इसमें से principal किस चीज का supply हो रहा है। अच्छा चलिए, प्रिंसिपल सप्लाई अब बात हो रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 की, जहां डेफिनेशन दी गई थी किसकी? प्रिंसिपल सप्लाई की। पर हालांकि पहले जब डेफिनेशन के क्लॉजेस पढ़े थे तो वहां पे ये सब डेफिनेशन आई नहीं थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी। जहां जरूरत पड़ेगी वहां जरूरत के हिसाब से लगभग सभी डेफिनेशन को क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है आपके स्टडी मटेरियल में। और बेयर एक्ट पढ़ोगे तो डेफिनेशन के साथ क्या दिखेगी आपको? डेफिनेशन से दिखेगी ढेर सारी। पर शायद जब तक उसको उसके उसके पूरे सिनारियो को नहीं समझ लेते हम, तब तक वो डेफिनेशन पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई बीइंग इन अ स्टेज ऑफ अ स्टूडेंट, रीडिंग अ बेयर एक्ट इज ऑलवेज पेनफुल। उतना आसान नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स जनरली डू नॉट प्रीफर टू रीड द बेयर एक्ट, particularly at a first instance when they are starting to learn समथिंग न्यू। हाँ, एक बार आप समझ जाओ तो मैं तो हमेशा ही रिकमेंड करूंगा कि वन रीडिंग आपकी बेयर एक्ट की होनी चाहिए। पर कब? जब पूरा लॉ आपका एक बार पढ़ना हो जाए। अदरवाइज आप यू विल नॉट फाइंड इट एनी वे, उसको किसी भी हिसाब से आप इंटरेस्टिंग नहीं पाओगे और अपने आप को उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको पता ही नहीं है कि इस डेफिनेशन का प्रयोजन क्या है और इसको कब और कहाँ यूज करना है। पर हाँ, नॉट फॉर द इंटर स्टूडेंट बट सीए फाइनल के स्टूडेंट को तो मैं हमेशा ही बोलूंगा कि कोर्स पढ़ने के बाद बेयर एक्ट एक बार आपने पढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। देखो वर्ड बड़े भारी भारी आए हैं। पहले तो आया है नेचुरली बंडल्ड, एक वर्ड आया है ना। अब यहां आया है कि प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट ए predominant element of composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary। अब कैसे? एक तो देखो, एक होती है ना दो चीजों में एक डोमिनेटिंग, दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति क्या होता है? डोमिनेटिंग, चलती उसी की है।
फिर भी दूसरों को उसकी राय मांगी जाती है, हाँ आपको क्या लगता है, हालांकि उसको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसकी राय वैसे भी एंसिलरी है, होता है ना। कॉर्पोरेट्स में आप काम करते हो तो बॉस तो पहले ही अपना मन बना चुका होता है कि क्या सही है और क्या गलत, बस एक टीम स्पिरिट दिखाने के लिए अपनी टीम को पूछता जरूर है क्या आपका क्या ओपिनियन है, भले वो तेल लेने जाते रहो ओपिनियन क्या। ज्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर में तो यही होता है कि जो बॉस का ओपिनियन है वही सारी टीम मेंबर का ओपिनियन है, बोले हाँ 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 बॉस आप तो बिल्कुल हमेशा ही सही होते हो। तो बाकी सब एंसिलरी है। अब रिमोट और सेल के सप्लाई में, बैटरी के सप्लाई में प्री डोमिनेंट एलिमेंट क्या है? पागल लड़की, प्री रिमोट के साथ सेल दिए जा रहे हैं, आपको बैटरी दी जा रही है, प्री डोमिनेंट एलिमेंट क्या है इसमें? रिमोट है, तो एंसिलरी एलिमेंट क्या होगा उसमें? बैटरी। ये बात कही गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 19। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 हो सकता है एंसिलरी एलिमेंट की बात करें, तो प्रिंसिपल सप्लाई की बात कहां होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में। हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कंपोजिट सप्लाई, इसी पे बनेगी सीए फाइनल में केस स्टडी। एक केस आएगा, पूरा सिनारियो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और बोलेंगे 5 मार्क्स के लिए इसमें क्या डिटरमाइन करो आपकी टैक्स लायबिलिटी, फिर आपको कोट करना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा नहीं है, ये तो एक प्रकार का सेक्शन 8 वाला सप्लाई लगता है जिसमें गुड्स भी दिख रहे हैं एक से ज्यादा गुड्स और कुछ सर्विस भी दिख रही है। तो मुझे तो नजर आ रहा है ये कौन सा सप्लाई है, कंपोजिट, या मुझे नजर आ रहा है ये तो मिक्स है। तो पहले तो ये तय करेंगे कि कंपोजिट अगर साबित हो जाए तो और ही अच्छा, पर नहीं हो पा रहा तय कि ये कंपोजिट नहीं है क्योंकि इसमें क्या आइडेंटिफाइबल नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है कि भाई कौन सी चीज इसमें प्रिंसिपल है, इसमें कौन सी चीज प्रिंसिपल है, यही नहीं चल पा रहा। तो बड़ी दिक्कत है कि फिर आपको जाना पड़ेगा क्लॉज बी पे जहां बात होती है किसकी? मिक्स्ड सप्लाई की। जिंदा रहो, जागते रहो और समझते रहो। फिर सवाल है हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाईज। A composite supply comprising of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as the supply of such principal। हो गया। अब कोई पूछे कैसे तय करें, तो बोलना if the supply constitute a principal supply as per the provisions of section 7 clause A, the section 8 clause A, the whole supply shall be treated as a supply of a principal supply, and here principal supply is of goods X and therefore tax will be charged on a whole supply according to the tax rate applicable for the goods X। तो अगर रिमोट पे टैक्स रेट है 18%, बैटरी पे है 12%, क्या चार्ज करोगे? 18%। रिमोट पे है 18%, बैटरी पे है 28%, तो क्या चार्ज करोगे? 18%, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई जिस चीज का है उसी के रेट उसमें चार्ज किए जाएंगे। चलो एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा ही पोषक वातावरण है तो एग्जाम्पल भी है पोषक मैन्युफैक्चरर्स का। क्या कहता है? पोषक मैन्युफैक्चरर्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ अ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन अ डिजाइनर बॉक्सेस एट चीकू लिमिटेड्स आउटलेट। पोषक डिजाइनर शर्ट पैक करके डिजाइनर बॉक्सेस में पैक करके किसको सप्लाई करेगा? चीकू को। फर्दर पोषक मैन्युफैक्चरर्स वुड आल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग क्या? ट्रांजिट। तो यहां गुड्स भी सप्लाई हो रहा है, गुड्स में क्या है? एक शर्ट एक गुड्स है, उसका बॉक्स भी एक क्या है? गुड्स है, और उस पे लगने वाला ये इंश्योरेंस ये क्या है? ये सर्विस है। In this case, supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply wherein the supply of goods is a principal supply। अब principal goods क्या है इसमें? शर्ट है, तो पूरे के पूरे कंसाइनमेंट पे रेट किसका चार्ज किया जाएगा? जो शर्ट्स पे लगता होगा, रेडीमेड शर्ट्स पे लगता होगा। बराबर है? ओके। अगला केस इन्होंने एक्सप्लेन किया है, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट he also gets a warranty and a maintenance contract with the टीवी। तो भाई टीवी की तो एक कीमत होती है, आप ऑनलाइन अमेजोन पे परचेस करो, वो आप अगर लैपटॉप खरीदते हो टीवी खरीदते हो तो साथ में आपको ऑप्शन देता है 1 ईयर की वारंटी फ्री है आपको। अगर आप 2 ईयर करना चाहते हो तो टिक कीजिए, फिर थोड़ी सी उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। 3 ईयर चाहिए तो टिक कीजिए, उसकी कॉस्टिंग और
बढ़ती है। मतलब आपको यहाँ पे लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ क्या सप्लाई किया जा रहा है, इंश्योरेंस और गारंटी भी सप्लाई की जा रही है। टेलीविजन सेट, he also get a warranty and maintenance contract with TV. This supply is a composite supply. यहाँ गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं साथ में सर्विस। तो आपको जब बिल आता ना लैपटॉप का या मोबाइल का, उसमें उसकी कीमत होती है, उस पर जीएसटी लगता है। साथ में आपने जो वारंटी ली है उसकी भी कीमत होती है और उस पर भी क्या लगता है, जीएसटी। अब ये है कि अगर इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई अगर कर पा रहे हो कि प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड सप्लाई इज अ सर्विस इज अ डिफरेंट थिंग, तो फिर तो इस सेक्शन 8 में जाके देखने की जरूरत है ही नहीं। ये सब कब दिक्कत है, जब नेचर ऐसा है कि नाउ इट इज टू डिफिकल्ट। वैसे तो देखो अगर सेक्शन 7 में आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लेते हो गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, तो फिर 8 पे जाने की आपको जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ये इसकी शुरुआत ही कहां से हुई थी, in order to determine whether supplier or composite supplier, mixed supplier, one need to determine whether the supplier, नहीं, इसके ऊपर लिखा था ना हमने, हाँ, which is clearly identifiable, ये लिखा था ना पहले पैराग्राफ में, तो फिर तो सेक्शन 7 को ही रेफर करना है आपको। ये कब आएगा, however the certain cases supplies are not such simple and clearly identifiable। देखो उठा के कहीं पे भी सेक्शन 8 क्लॉज ए और क्लॉज बी को लगाना नहीं है, तभी लगाना कि जब ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको क्लियरली क्या कर पाओ, आइडेंटिफाई। अब इन्होंने भले ही लिखा है यहाँ पे कि टीवी और टीवी के साथ क्या, वारंटी और इंश्योरेंस, और मैं तो अभी भी मानता हूं अगर मैं मेरे से सलाह ली जाती तो मैं बोलता टीवी पे टीवी के रेट लगाओ, वारंटी सर्विसेज पे वारंटी सर्विसेज के रेट लगाओ, इसको 8 से जोड़ो ही मत, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है मुझे सेपरेट करने में कि वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों ही अपने आप में अलग है अगर ऑप्शन है तो। पर अगर सेलर ने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, प्राइसिंग इंक्लूडिंग है, और इसमें डिस्टिंग्विश करना कठिन है कि व्हाट इज द कॉस्ट या प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट या गुड्स विच इज अ टीवी एंड व्हाट इज द कॉस्ट और प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ वारंटी, गारंटी और इंश्योरेंस। तो बात आती है कि प्रिंसिपल सप्लाई टीवी का पकड़ लो इसमें। वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विस आर एंसिलरी, तो ये एक प्रकार का, अच्छा फिर से मिक्स और कंपोजिट में कंफ्यूज होने का नहीं तो 100% मार्क काटेगा। वो यही देखेगा कि लिखते लिखते आप आ भी गए सेक्शन 7 को छोड़ के सेक्शन 8 पे, अब सेक्शन 8 में घुसना था आपको ए के दरवाजे में, आप घुस गए बी के, तो चेक करने वाला आप पे रहम नहीं करने वाला, वो बोलेगा बेटा अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन है कंपोजिट सप्लाई और किसमें, मिक्स सप्लाई में, तो एक काम कर 6 महीना और पढ़ ले। कोई जल्दी थोड़ी है हमें कि भाई टैलेंटेड बंदा है आज ही सीए चाहिए, भारत देश के विकास के लिए तेरा सीए बनना जरूरी है, ना 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 ना, इंस्टीट्यूट बहुत लीनियर है। बोले अगर सेक्शन क्लॉज ए क्लॉज बी में थोड़ा सा महीन फर्क है, ये नहीं है ना क्लियर, तो बेटा कोई नहीं ना, जल्दी थोड़ी है, क्या जाएगा, कितने महीने की सजा है यहाँ पे गलती के लिए, 6 महीने की तो सजा है, 6 महीने बाद और एक मौका। आओ फिर, ए ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली may include service for food being served on board, free insurance, and the use of airport lounge. In this case, the transportation of passenger constitute predominant element of a composite supply and it is treated as a principal supply and all other supplies are क्या, ancillary। तो जाइए आपने फ्लाइट की टिकट ली दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके दिल्ली तक अब आपकी फ्लाइट की टिकट में आपको लॉन्च पे कुछ फैसिलिटी यूज करने का सुविधा है, साथ में आपका इंश्योरेंस भी फ्री है, और फ्लाइट में आपको एक मील भी मिलेगा, खाना ब्रेकफास्ट हो सकता है या लंच हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ट्रैवल। तो ये फूड तो गुड्स है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पैकेज जो है आपका एयर टिकट। अब एयर टिकट यहाँ पे एक प्रिंसिपल सप्लाई है और साथ में लॉन्च में मिलने वाली एक्स्ट्रा सुविधा है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर रेस्ट एरिया आपको अलॉट किया गया है क्लास 1 का, या फिर फ्लाइट में आपको खाना दिया जा रहा है, इट इज ऑल एंसिलरी। तो एक ही टिकट अगर आपका बनता है कि विथ फूड एंड एवरीथिंग, विदाउट एनी फूड विदाउट एनी सर्विसेज, अगर आपका एयर टिकट है 5000 रुपीज का, तो उस पर टिकट का जीएसटी चार्ज किया जाएगा। पर अगर इंक्लूडिंग एवरीथिंग फूड एंड अदर सर्विसेज आपका टिकट बनता है 6000 रुपीज का, तो इसमें 5000 तो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है, 1000 आपका एंसिलरी सप्लाई है, और रेट कौन से सप्लाई का लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या होते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? जहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम लेते हो, जिसमें आप गुड्स भी सप्लाई करते हो और साथ में अपनी सर्विसेज भी। एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ दिया जाता है, जैसे आपके घर का डोर खराब हो गया या डोर का लॉक खराब हो गया, तो आपने किसी व्यक्ति को फोन किया, बोला कि हमें हमारा जो लॉक है वो चेंज करना है या पूरा का पूरा डोर ही चेंज करना। वो बंदा अपने साथ गुड्स भी लाएगा, उसको पुराना निकालेगा, नया बैठाएगा। तो ये एक प्रकार का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपको सर्विसेज भी दी जा रही है और साथ में गुड्स भी दिए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप जाते हो, फूड तो गुड्स है जो आपको सर्व किए जाते हैं, पानी की बोतल गुड्स है जो आपको दी जाती है, आपके डेजर्ट्स गुड्स है जो आपको दिए जाते हैं, और साथ साथ में वो सर्विस भी चार्ज लगाते हैं। Are the classic example of composite supply. However, the GST law identifies both as supply of services and such services are chargeable to specific rate of tax mentioned against the service. What cost and क्या? रेस्टोरेंट। तो इसके लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने रेट भी तय किए हैं। रेस्टोरेंट के लिए दो रेट्स है, 5% का भी है और 18% और 12% का भी रेट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि कैसे तय करें कि सर्विस को एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या किया गया है, बंडल किया गया। आप लोग बार बार अपने मॉड्यूल को इधर से उधर चेंज कर रहे हो, इधर उधर झांक रहे हो, इसमें वो कंटेंट नहीं है क्या? अभी मिला, इधर उधर है, तो इसमें तो चेंजेस आते रहते हैं। परिवर्तन ही अटल है किसके अंदर? जीएसटी में। जीएसटी का दूसरा नाम क्या होना चाहिए? परिवर्तन टैक्स। इसमें बार बार परिवर्तन आते रहता है, तो आपके स्टडी मटेरियल में भी बार बार क्या आएगा? परिवर्तन। मुझे तो ये पक्का भरोसा है कि ये जिस मटेरियल से मैं पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं पढ़ाना खत्म करूंगा इसमें कम से कम 2 बार परिवर्तन आ चुके होंगे। खैर चलिए, तो चलिए कैसे डिटरमाइन करें कि ये सर्विस का सप्लाई है, सॉरी ये बंडल्ड है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्या? बिजनेस। ये बड़ा तय है, कठिन है तय करना कि व्हाट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्या? बिजनेस। मैं तो बोलता हूँ यार बॉम्बे चले जाओ, वहां एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है कि आपको पोहा के साथ सांबार सर्व किया जाता है। इडली के साथ सांबार खाते हैं ना अपन, वो। तो जो नहीं है ना इस टाइप का, उसको बड़ा अजीब लगेगा, बोले इडली सांबार ठीक है, वड़ा सांबार ठीक है, या पोहे के साथ सांबार देना कौन सा नेचुरल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? पर खाते हैं। और भी एक चीज मिलती है मुंबई में जिसको बोलते हैं पोहा सीरा। हलवा होता है ना अपना, उसको सीरा बोला जाता है, शीरा या सीरा महाराष्ट्र में। तो आधी प्लेट में पोहा होता है, आधी प्लेट में मीठा मीठा सीरा होता है। अब ये वहां का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्या है? बिजनेस है। तो हमारा हिंदुस्तान काफी विविधताओं से क्या है? भरा हुआ है। तो लॉ में चाहे कुछ भी लिख दे लोग, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रियल लाइफ में तो इसको लेके पंगे और झगड़े होना तय है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। Whether the services are bundled in an ordinary course of business would depend upon the normal and frequent practice followed in the area of business। अब इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही रूल के हिसाब से ये तय कीजिए कि व्हाट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ क्या? बिजनेस। बड़े बड़े ही समझदार और अच्छे लोग हैं जिन्होंने जीएसटी का क्या बनाया? लॉ। कितना मस्त लिखा, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस फॉलोड इन द एरिया ऑफ बिजनेस टू विच द सर्विस रिलेट। Such normal and frequent practice adopted in a business can be ascertained from the several indicators, some of which are listed below। पूरे हिंदुस्तान में क्या नेचुरल है और क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसको डिफाइन करने वाली कोई किताब कभी भी बन नहीं सकती। हाँ, पर ठीक है, इन्होंने सम विच ऑफ विच कुछ लिस्ट करने की कोशिश की है। पहला है द परसेप्शन ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ और द सर्विस रिसिपिएंट। If a large number of service recipient of such bundled of services reasonably expect such service to be provided as a package, then such package could be treated as naturally bundled in the ordinary course of क्या? Business। सिंपल है। हमारे यहाँ पे सीए की प्रैक्टिस में आपका ऑडिट कर देंगे, इसमें कंज्यूमर या हमारा क्लाइंट ये मानता है कि ऑडिट कर देंगे, मतलब आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगा तो वो भी आप ही बनवा दोगे हमारा। तो वो नेचुरली एक एक्सेप्टेड
प्रिंसिपल है या नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सीए ऑडिट करता है वही सीए क्या प्रोवाइड करता है उसको, डीएससी भी प्रोवाइड करता है। ये क्लाइंट की भी यही उम्मीद होती है कि ये आप हमारे लिए कर दीजिए। अब टीचिंग में जिस कोचिंग क्लास में आपने कोचिंग लगाई है, कोचिंग तो सर्विस है, तो नोट्स भी कौन देगा, कोचिंग क्लास वाला। तो लोगों की अपेक्षा ही तो है ना कि भाई आप अगर कोचिंग दे रहे हो तो साथ ही आप ही क्या दीजिए, नोट्स दीजिए। हॉस्पिटल में आप जाते हो, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, इनकेस अगर बीच में ही सलाइन लगाने की जरूरत पड़ गई तो एक्सपेक्टेड है, नेचुरल है, ऑर्डिनरी है कि जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हो वही आपको क्या लगाएगा, सलाइन लगाएगा, हाँ कि ना। तो बस ये एक चीज है जो ये डिटरमाइन करेगी कि यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एज अ पैकेज ही सर्व किया जाता है। तो इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई आ गया, कोचिंग सप्लाई, या सीए की सर्विसेज का सप्लाई, या तो डॉक्टर की सर्विसेज का सप्लाई। आगे लिखा है majority of a service provider in a particular area of a business provided similar bundled services। आप उस एरिया में पर्टिकुलर जाके देखिए तो सभी लोग ऐसा एक कंपोजिट सप्लाई ही देते हैं जिसमें मिक्स होता है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल बंडल ऑफ कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज ए बंडल ऑफर्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ क्या, एयरलाइन। एयरलाइन आपको तो ट्रांसपोर्ट तो करवाता है पर साथ में खाना पीना भी देता है और वो इंक्लूड होता है उनकी इसमें। और लोग भी अपेक्षा करते हैं कि भाई मैं फ्लाइट की टिकट लेके आया हूं तो नहीं कुछ तो एक सैंडविच तो भी कम से कम आपकी तरफ से हमें मिलना चाहिए। बड़ी अपेक्षाएं होती है लोगों को, ये नहीं देखते कि मैं 15,000 का या 20,000 का टिकट लेके चढ़ा हूं। एक अपेक्षा जरूर होती है कि 50 रुपए का एक सैंडविच, भले आप उसको 500 रुपए चार्ज करो पर आपकी तरफ से मिलना चाहिए। और एयरलाइन भी बड़े प्राउड से कहती है कि हमारे फ्लाइट में तो आपको सैंडविच और साथ में एक कॉफी भी मिलेगी। बड़े एहसान किए भाई आपने हम पे, थैंक यू सो मच। फिर क्या है, एक इलुस्ट्रेटिव सम ऑफ विच की बात हो रही है ना, कोई लॉ नहीं पढ़ रहे हम की एक्सक्लूसिव लिस्ट है क्या ये, नहीं। ये कैसी लिस्ट है, कुछ एग्जांपल्स के साथ दिए है कि किसे आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मानते हो। हाँ, तो इसमें अगर झगड़े हो गए तो क्या करना होगा, नहीं माना, आपका ऑफिसर नहीं माना, आपने रिमोट पे लगा दिया 18%, सेल बैटरी पे लगाना था 28%, आपने बोला प्रिंसिपल सप्लाई रिमोट का है, बिल बना दिया 18% का, ऑफिसर ने देख लिया, आके खड़ा हो गया, ओ नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा मेरे को, मुझे तो रिमोट पे 18% टैक्स चाहिए आपसे और बैटरी पे कितना चाहिए 28%। हम बोले तो पागल है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे एक प्रकार का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाने वाला पैकेज है और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है रिमोट का, तो बैटरी के लिए अलग से रेट हमसे चार्ज करने के नहीं। तो बोलेगा नहीं 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 मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ये रही आपकी डिमांड, पैसे भर दो ऊपर के 10% के डिफरेंस के। तो ऐसे केस में हम कहां जाएंगे, एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास या कोर्ट में। और कोर्ट में हमें यह साबित करना होगा कि हमारे यहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। आगे क्या लिखा है, द नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज इन बंडल ऑफ सर्विसेज। यहां बार बार सर्विसेज की ही बात क्यों हो रही है, यहां गुड्स की बात क्यों नहीं हो रही है। बंडल में तो गुड्स भी आने चाहिए ना, पर यहां बार बार किस चीज की बात हो रही है, सर्विसेज की ही बात हो रही है। अब जीएसटी में सर्विसेज को लेके तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सर्विसेज पे एक ही रेट है, सर्विस ए हो, सर्विस बी हो, सर्विस सी हो, सर्विस डी हो। सर्विस का रेट तो फिक्स है, कितना परसेंट, 18%। किसी भी सर्विसेज को 18 के अलावा अदर स्लैब में रखा ही नहीं गया। फिर भी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सर्विस की, सर्विस की, सर्विस की, और ये लोग बात ही नहीं कर रहे किसकी, गुड्स की। रीजन मैं बताता हूँ, इसको समझने के लिए दिया, ऊपर दिया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसको स्पेसिफिकली तो हमने पढ़ ही लिया था शेड्यूल 2 में कि इसको सप्लाई ऑफ क्या मानना है, सर्विस ही मानना है। तो आमतौर पे ये कंफ्यूजन वही आएगा जहां पर ज्यादातर चीजें शेड्यूल 3 में दी हुई है, सॉरी शेड्यूल 2 में दी हुई है कि आपको इसको गुड्स का सप्लाई मानना है या सर्विस का सप्लाई। फिर भी देखते हैं, पढ़ते हैं। The nature of a various services in a bundled services will also help in determining whether the services are bundled in the ordinary course of business. If the nature of service is such that one of the service is the main service and other service combined with such service are in the nature of a identical or ancillary service which help in a better enjoyment of a
मेन सर्विस। तो दूसरी सर्विस इसलिए देनी होती है क्योंकि वो दिए बिना पहले सर्विस का कोई मजा नहीं है। तो भाई हम आपको कोचिंग दे रहे हैं, तो कोचिंग के साथ साथ हमने आपको स्टडी मटेरियल भी दिया। अगर स्टडी मटेरियल ही ना देते तो उस कोचिंग को आप एंजॉय कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना। तो समझने की कोशिश करो, ये तो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो जिसमें से पढ़ाना है वो मटेरियल भी क्या कीजिए, प्रोवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए, सर्विसेज ऑफ स्टे इन होटल is often combined with provision of breakfast and dinner provided free of cost during the stay। ये तो होता है कि आप हमारे यहाँ पे बुक कर लीजिए 2 दिन 3 रातें, तो आपको हर दिन में 2 बार ब्रेकफास्ट और 2 बार का क्या देंगे हम, खाना, और 1 बार की चाय। Such service is an ancillary service to the provision of hotel accommodation and the resultant package would be treated as a service of naturally bundled in the ordinary course of क्या, business। अब इसको प्रूव करना बड़ा कठिन काम नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप इसको एक नेचुरली बंडल्ड या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल किया हुआ पैकेज ही कहोगे, हाँ कि ना। अदर इलुस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स, इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स ही दिए हैं, जैसे नॉट डिटर्मिनेटिव बट इंडिकेटिव ऑफ बंडलिंग ऑफ सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर द एलिमेंट्स आर नॉर्मली एडवर्टाइज एज अ क्या, पैकेज। द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसको आपको चॉइस भी नहीं है कि ये लो या ये मत लो। द डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रल पार्ट one to one overall supply। if one or more is removed the nature of supply would be affected। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स आपको दिए हुए हैं, डिटर्मिनेटिव बट नॉट डिटर्मिनेटिव बट इंडिकेटिव, कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि बस यही डिटरमाइनिंग फैक्टर है ऐसा कहा गया नहीं है। No straight jacket formula can be laid down to determine whether the service is naturally bundled in the ordinary course of business। कोई ऐसा इसका थंब रूल या जैकेट फॉर्मूला बन सकता नहीं है। Each case has to be individually examined in the backdrop of several factors, some of which are outlined above। The above principle explained in the light of what constitute a naturally bundled service can be gainfully adopted to determine whether a particular supply constitute a composite supply under GST। If so, what constitute the principal supply and so determine the right classification and rate of tax on such composite supply। तो पहले तो कोशिश करो कि आप 7 में ही बाइफरगेट कर लो कि ये गुड्स है और ये सर्विस है, गुड्स पे गुड्स का, सर्विस पे सर्विस का। पर अगर नहीं है पॉसिबल सेग्रीगेट करना, गुड्स गुड्स में, गुड्स सर्विस में, या सर्विस सर्विस में, या कुछ गुड्स और कुछ सर्विस में, तो ही आने की बात करने की सेक्शन 8 क्लॉज ए की, जिसमें बात हो रही है कंपोजिट सप्लाई की। और उसमें आपको तय करना होगा प्रिंसिपल सप्लाई, प्रूव करना होगा कि ये नेचुरली बंडल्ड है, और उसके बाद रेट लगाना होगा प्रिंसिपल सप्लाई का। दैट्स इट, इट इज सो इजी। पर हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिट सप्लाई पे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, डालते ही है, वेदर इन इंटरमीडिएट और इन फाइनल। For instance, in a case of servicing of cars involving the supply of both goods, spare part and service labor, where the value of the goods and service are shown separately, CBIC has clarified that the goods and service would be liable to the tax rate as applicable for goods and for क्या, सर्विस। यही तो मैं बता रहा हूं कि अगर पॉसिबल है सेक्शन 7 को अप्लाई करना, तो फिर 8 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आप में से हर किसी ने कहीं कभी ना कभी लाइफ में अपना व्हीकल तो रिपेयर करवाया होगा, जिसमें कुछ स्पेयर पार्ट की चेंज भी किए जाते हैं, आपको सर्विस भी दी जाती है। तो अगर वहां गुड्स के रेट्स डिफाइन अलग से हो सकते हैं, सर्विस का चार्ज अलग से चार्ज किया जा रहा है, तो फिर ये कोई किसी प्रकार का कंपोजिट सप्लाई नहीं है। सेक्शन 8 क्लॉज ए की प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होगी। आपको चार्ज करना है गुड्स के सप्लाई पे गुड्स का रेट और सर्विस के सप्लाई पे सर्विस का रेट। और इन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया था, इसके लिए सर्कुलर आया था 47/21/2018। फर्दर गिवन बिलो इज द इलिस्ट्रेटिव लिस्ट डिटरमाइनिंग व्हाट कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल सप्लाई इन द गिवन कंपोजिट सप्लाई। फिर से ये एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट की बात हो रही है। सारा जीएसटी किस पे आधारित है,
इलुस्ट्रेशंस पे। तो इसलिए कुछ किसी ने मुझसे कहा था कि इट इज नॉट जस्ट अ इलुस्ट्रेशन, इट इज द इल्यूजन। कभी कभी ऐसा भ्रम सा हो जाएगा आपको कि इतने इलुस्ट्रेटिव लिस्ट पढ़े मैंने, कॉन्क्रीट कुछ है ही नहीं इसमें, एवरीथिंग इज इलुस्ट्रेटिव। तो एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील इट लाइक अ इल्यूजन कि सब कुछ तो खिचड़ी बन चुका है मेरे दिमाग में। हाँ, अगर सामने किताब हो तो ठीक है, पर एक प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है। जीएसटी में क्या होता है, क्लाइंट आता है आपसे सवाल पूछता है, थोड़ी ना वाइवा ले रहा है क्लाइंट आपका। आप तो क्या बोलते, रुको एक मिनट, किताब खोलोगे तो किताब तो कोई ऐसी मौजूद है ही नहीं बहुत ही अच्छे से कि जिसको पढ़ लो और आप कुछ बोल दो। ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे अपनी ऑनलाइन और सर्कुलर नोटिफिकेशन एक्ट पढ़ोगे और उसके क्या दोगे, सवालों के जवाब दोगे। केस पे भी जाना है, तारीख पे भी जाना है, हियरिंग पे भी जाना है, तो पढ़ोगे या साथ में बुक लेके जाओगे, वहां पे पढ़ के दिखाओगे कि इसमें क्या लिखा हुआ। पर बीइंग अ स्टूडेंट इज अ टफ जॉब। बीइंग अ स्टूडेंट आपको तो हर चीज को क्या करना है, मेमोराइज करना है। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट स्टूडेंट। आप पे जाती हो रही है, आप पे क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि ऐसे लॉ जैसे सब्जेक्ट में हमेशा ही एग्जाम ओपन बुक एग्जाम ही होनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें हंसने वाला बात नहीं। वही किसी भी बड़े से बड़े लॉयर को देख लो, और थोड़ी ना वाइवा में बैठे जैसा अपने क्लाइंट के सामने रट्टू पोपट के जैसे एक्ट और प्रोविजन बताता है। ऐसे लीजेंड्स बहुत कम है ऐसे जिनको कॉमा टू कॉमा, वर्ड टू वर्ड, सेक्शन टू सेक्शन, सबसेक्शन टू सबसेक्शन सब याद है। गिरीश आहूजा सर की बात कर लो आप, लीजेंड है इनकम टैक्स में, सब पता है इन्हें, कहाँ कॉमा आता है, कहाँ फुल स्टॉप आता है, कहाँ कॉमा आता है, कहाँ नॉट फिट स्टैंडिंग आता है, कहाँ प्रोविजो है और किधर कॉमा लगाना है। विनोद कुमार गुप्ता सर की बात कर लो, ही इज ऑल्सो लीजेंड, बट नॉट एवरी वन इज लाइक दे, है ना। और अभी तो काफी सारे चेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो स्टूडेंट होना थोड़ा सा कठिन है, और सीए स्टूडेंट होना तो और भी कठिन है। मतलब कुछ गिने चुने बदनसीब होते हैं इस पृथ्वी तल पे जो क्या कहलाते हैं, सीए स्टूडेंट। पर ठीक है, एक थोड़ा सा फेज गुजर जाने के बाद वही अपने आप को नसीबवान मानेंगे। आगे आते हैं, अब क्या है यहाँ पे एक इलुस्ट्रेटिव लिस्ट की बात होती है, कैसे पहचानेंगे हम प्रिंसिपल सप्लाई, बराबर है ना। ऊपर की इलस्ट्रेटिव लिस्ट क्या थी फिर, जो इतने सारे एग्जांपल दिए थे कि कैसे पहचानने का कि ये ऑर्डिनरी बंडल सर्विस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं है। अब पहचानेंगे कि प्रिंसिपल सर्विस पहचानने के लिए कुछ दिया हुआ है कि नहीं। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पॉम्पलेट्स, ब्रोशर्स, envelopes, annual report, leaflets, cartoons, boxes, etc. Printed with design, logo, name, and address, or other content supplied by the recipient of such printed goods. क्या लिखा है? In case of a printed books, pamphlet, brochures, annual report, and the like, where only content is supplied by the publisher or the person who owns the usage right of the intangible inputs, while the physical input, including the paper used for printing, belongs to the printer. Supply of a printing or the content supplied by the recipient of supply is the principal supply, and therefore such supply would constitute the supply of क्या, सर्विस। एक ऑथर है, एक ऑथर ने अपना बुक, अपना कंटेंट, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना लिखा हुआ एक बुक एक पेज पे प्रिंट करके किसी को दिया। अब उसने क्या, उसके बदले में उसको पैसे मिल गए। पब्लिशिंग हाउस ने बोला कि ये लीजिए 10 लाख रुपए का चेक, जो भी आपने लिख के हमको दिया है। सपोज मेरी जीएसटी की बुक आती है, तो सम हाउ आई विल सप्लाई दैट। अगर मैंने प्रिंट कर लिया और मेरी बुक प्रिंट करके उनको दे दी, तो क्या मानूं मैंने क्या प्रोवाइड किया है, पेजेस प्रोवाइड किए हैं, उसके मुझे 5 लाख रुपए मिले, या मेरी राइटिंग, मेरा कॉपीराइट, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सप्लाई की है। मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सप्लाई की है, मेरा जो लिखा हुआ है वो सप्लाई किया है, तो इसको माना जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। और यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई पेजेस का नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल सप्लाई हो रहा है किसका, मेरे लिखे हुए चीजों का। In case supply of a printed envelopes, letters, card, printed boxes, tissues, napkin, wallpaper, etc. by the printer using its physical input, including the paper to print, the design, logo, etc. supplied by the recipient of goods, predominant supply is a supply of goods and supply of printing
of the content supplied by the recipient of supply is an ancillary to the principal supply of goods and therefore such supplies would constitute supply of क्या goods। अब उसने अपनी छाप दिया सब कुछ, और वो तो पब्लिशर क्या बेच रहा है अब, या तो वो बॉक्स पे प्रिंट करके बेच रहा है, एनवलप पे प्रिंट करके बेच रहा है, लेटर कार्ड पे प्रिंट करके बेच रहा है, अब ग्रीटिंग प्रिंट करके बेच रहा है। अब ग्रीटिंग के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए ये मैंने दिया था। अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ कि मैरिज एनिवर्सरी के ग्रीटिंग कार्ड पे क्या कंटेंट होना चाहिए, इसकी एक पोयम, इसकी एक लाइन मैंने बनाई और एक गैलरी जो कार्ड्स प्रिंट करता है उसको दिया, तो मैंने क्या प्रोवाइड किया उसको, सर्विस। फिर उसने उस मेरे वाले प्रोवाइड किए हुए लाइन को, फ्रेज को अच्छे से ग्रीटिंग कार्ड्स पे क्या किया, प्रिंट किया, या कप्स पे प्रिंट किया। अब वो जो चीज बेच रहा है, अब वो क्या बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। तो यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स का है ना। तो ऐसे कुछ इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल के साथ आपको भी समझना होगा कि व्हाट आई हैव सप्लाई। तो फिर बड़ा ही आसान है, अगर मान के चलो कि आपके थॉट्स, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सर्विस का सप्लाई मान के गवर्नमेंट उस पर 18% टैक्स देती है, तो आपने आपके थॉट को एक पेज पे लिख दिया, पेज को एग्जाम कर दिया, उस पर लगाया कितना परसेंट, 0%। तो आपने 10 लाख का चेक भी ले लिया अपना थॉट बेचने के लिए, और बदले में बोल दिया कि मैंने तो कागज सप्लाई किया है। ऐसा नहीं माना जाएगा, ये तो सरासर क्या है, नाइंसाफी है, बेईमानी है एक प्रकार से। हाँ, पर कुछ लोग तो एकदम कानून के ऐसे कीड़े होंगे ना, आने दो, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ये साबित कर दूंगा कि मैंने क्या सप्लाई किया है, पेज ही सप्लाई किया है, जिसपे रेट लगता है कितना परसेंट, 0%। ऐसा नहीं हो पाएगा, इंटेंट को आपको समझना पड़ेगा। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, क्या होता है बस बॉडी बिल्डिंग? ये जो आप लग्जरी ट्रेवल्स बसेस जो होती है जिसमें आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो, ऐसी कहीं बस नहीं बनती है, ना मर्सिडीज बेंज बनाता है, ना तो टाटा बनाती है, ना तो निशान बनाती है, कोई नहीं बनाता। ये लोग सिर्फ इंजन बनाते हैं उसकी। तो आपने देखा होगा ना, बस की हो या ट्रक की हो, वो ऐसे ही बॉडिया जा रही होती है, बिना कपड़ों के ट्रक के जैसा दिखता है। उसके ऊपर आपको जो बनाना बनवा दीजिए, ट्रक बनाना है तो ट्रक बनवाइए, बस बनानी है तो बस। अब ये क्या है, ये तो एक प्रकार का कंपोजिट सप्लाई है, उसमें गुड्स भी आएंगे और साथ में सर्विसेज भी आएगी। द प्रिंसिपल सप्लाई मे बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एज केसेस। बड़ी दिक्कत हो गई आपको, यहाँ तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये कैसा है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने टाटा मोटर्स से चेसिस खरीदा, मतलब इंजन और चेसिस यही देते हैं वो लोग, चक्के देते हैं साथ में, इंजन होता है, चेसिस होता है, और जो प्राइमरीली एक ढांचा जो फैक्ट्री में बनता है टाटा के, उतना देते हो। उसके ऊपर आपको कैसा बनाना, क्या बनाना, ये सब आप तय करो। फिर मैं गया उसके पास, बॉडी बिल्डिंग वाले के पास, मैंने बोला मुझे इसके बस बना के चाहिए एक बढ़िया सी। तो बोली ये चीज लगेगी, कुशंस लगेंगे, फलाना लगेगा। मैं बोला सब मैं ला के देता तुझे, इसका आयरन, इसका मेटल, इसके कुशंस, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तू बस मुझे असेंबल करके फैब्रिकेट करके दे दे। तो ये एक ये है केस है। तो यहाँ पे तो वो चीजें हमसे ही ले रहा है, वो बदले में करके दे रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि उसने हमें क्या प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड। अब वो बोल रहा है कि चलो सब कुछ मैं ही लेके आता हूँ, तो उसने जो गुड्स लगाए वो थे 2 लाख रुपए के, और उसका जो सर्विस चार्ज बनता है असेंबल करने का वही होता है 10 लाख रुपए। अब यहाँ मेन चीज क्या मानी जाएगी, सर अगर डिस्टिंग्विश होता है तो 8 में तो आने का ही नहीं, गुड्स के अलग बिलिंग कर रहा है, सर्विस का अलग कर रहा है, पर उसमें सब अब मिक्स है। ही इज नॉट सेइंग कि इसमें कितने का गुड्स लगा, ये बोला था हमारा काम हम पकड़ के सब 12 लाख रुपए का बिल बनता है आपका। तो ये फैक्ट ऑफ द केसेस के बेसिस पे देखा जाएगा कि ये मेनली सर्विस का सप्लाई है, तो रेट भी किसका लगेगा, सर्विस का। तो वैसे तो ईज के लिए मैं बोलता हूं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इट अ डिफरेंट पार्ट, उसको तो आपको एज अ स्टूडेंट ही क्या करना है, आंसर करना है। बट एज अ प्रैक्टिशनर कभी आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि मैं क्या करूं, तो उसको बोलना एज लॉन्ग एज पॉसिबल कीप एवरीथिंग सेपरेट, ईच कंपोनेंट ऑफ गुड एज अ सेपरेट आइटम इन योर इनवॉइस, ईच कंपोनेंट ऑफ सर्विस एज अ सेपरेट आइटम इन योर इनवॉइस। मतलब लिटिगेशन और झंझट की बात रखना ही मत। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीट्रेडिंग ऑफ क्या, टायर्स, पुराने टायर्स लेके थोड़ा सा उसको ठीक ठाक करके फिर बेचना। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट
इज द प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग विच इज अ सप्लाई ऑफ क्या सर्विस। रबर यूज फॉर रीट्रेडिंग इज एन एंसिलरी सप्लाई। तो आपके टायर्स जो होते हैं ना व्हीकल के, वो घिस जाते हैं, तो हमें एक बार लगता है कि इन टायर्स को क्या कर लेना चाहिए, चेंज। तो इसको आप 20 रुपए 30 रुपए की कीमत होती है मार्केट में, 10 20 30 में, उतने में कोई खरीद लेता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, इस पे और रबर अप्लाई करते हैं, उसको एक मशीन में डालते हैं, इसके जो नीचे से रबर और उसकी जो ग्रिप होती है ना मेन, वो घिस चुका होता है, तो इस पे थोड़ा सा न्यू फ्रेश रबर अप्लाई किया जाता है ताकि उसमें जो क्रैक्स आए हैं, गैप्स आई है, वो सब बुझ जाए और उसको फिर से उसको थोड़ा सा चिपक जाए, उसको एकदम अच्छे से स्टिक हो जाए वो रबर, तो कुछ दिन और चल सकते हैं वो टायर। तो ऐसे रीमोल्ड भी बोलते हैं इसको। कहीं कहीं जगह पे आपको इसका नाम क्या समझ में आएगा, रीमोल्ड, या फिर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं मोल्डेड टायर्स आर अवेलेबल, तो वो थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सप्लाई ऑफ एक प्रकार से क्या है, सर्विस है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें। फिर ये लोग इसको 90 100 150 200 रुपए में बेच देते हैं, जो कि नया खरीदने जाओ तो 500 से 1000 रुपए का मिलता है टू व्हीलर का टायर। फिर ये रीमोल्डेड या रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स की जहां की जाती है, वहां पे इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाया है, और उसमें जो रबर वगैरह यूज होता है इसको क्या माना गया है, एंसिलरी। सप्लाई ऑफ retreaded टायर्स वेयर द ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ retreaded टायर्स, दैट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या है ये, सप्लाई ऑफ retreaded टायर्स वेयर द ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ retreaded टायर्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ट्रांजैक्शन क्या है, एक है ए, मिस्टर ए, ये अपना पुराना टायर दे रहा है किसको, मिस्टर बी को। तो ए ने बी को टायर दिया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है। बी ने उस पर थोड़ा सा रबर वगैरह फिनिश किया और फिर बेच दिया किसको, सी को, तो ये क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विस सप्लाई कर रहा है। ये याद रखना चाहिए आपको, रीमोल्डेड टायर का केस। अगर ये रिसेंट नोटिफिकेशन 2018 के अगस्त महीने में, मार्च महीने में आया है, तो हो सकता है कि 2018 के नवंबर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है सेक्शन 8 के क्लॉज बी की, जहां बात होगी किसकी, मिक्स सप्लाई। अच्छा, कंपोजिट सप्लाई में कब बोलोगे कंपोजिट सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड है और प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अब मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है, two or more individual supply or goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। फिर ऐसा सप्लाई जो क्या नहीं साबित हो पाता है, कंपोजिट सप्लाई। पहले तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स साबित नहीं होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस साबित नहीं होता है, तो सबसे पहले तो जाना चाहिए शेड्यूल 2 में, ये डाउट दूर करने के लिए कि ये गुड्स मानेंगे या सर्विस मानेंगे। उसके बाद भी सेक्शन 7 भी काम ना आया, शेड्यूल 2 भी काम ना आया, तो फिर आप आइए सेक्शन 8 के क्लॉज ए पे। फिर देखिए कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई साबित हो पाता है क्या, जहां हम प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई कर पाते। अगर सब कुछ फेल हो जाए, सेक्शन 7 भी, उसके बाद शेड्यूल 2 भी, और उसके बाद सेक्शन 8 का क्लॉज ए भी, तो ही बात करने की किसकी, मिक्स सप्लाई की, सेक्शन 8 के क्लॉज बी की। फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई की जो बात की गई है वो की गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 74 में। The individual supplies are independent of each other and are not naturally क्या, bundled। कुछ ढेर सारी चीजों का सप्लाई हुआ पर ऐसा कोई नेचुरल बंडल नहीं है इसका कि इसके साथ ये दिया ही जाता है। आइए देखते हैं। How to determine a particular supply is a mixed supply? In order to identify if the particular supply is a mixed supply, the first requisite is to rule out that the supply is a कंपोजिट सप्लाई। तो सप्लाई तो पहले कंपोजिट होना चाहिए, पर दिक्कत ये आएगी कि उसमें क्या नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।
ए सप्लाई कैन बी मिक्स सप्लाई ओनली इफ इट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। ओ माय गॉड, कितना गलत लिखा है देखो तो। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सप्लाई इज अ मिक्स सप्लाई, द फर्स्ट रिक्विजिट इज टू रूल आउट दैट द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई। इज टू रूल आउट, इज टू रूल आउट, पहले तो ये रूल आउट होना चाहिए, मतलब साबित हो जाना चाहिए कि ये क्या नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो यहां लिख लीजिए दैट इज इट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। रूल आउट का, रूल आउट वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये प्रूव हो जाए कि ये क्या नहीं है एक बार का, कंपोजिट नहीं है, फिर बात होगी किसकी, मिक्स की। ए सप्लाई कैन बी अ मिक्स सप्लाई ओनली इफ इट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। एज ए corollary, it can be said that if the transaction consists of supplies not naturally bundled in the ordinary course of business, that it would be a mixed supply. Okay, अब बड़ी दिक्कत है कि पहले तो ये साबित करना होगा कि वो क्या नहीं है, कंपोजिट सप्लाई, तभी बात होगी किसकी, मिक्स की। अब कंपोजिट नहीं है ये साबित करने के लिए दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, या तो ये कि वो नेचुरली बंडल नहीं है, या तो वो प्रिंसिपल सप्लाई तय करना पॉसिबल नहीं है। पर लॉ ये कहता है कि अगर ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो ही हम बोलेंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होना। आपको ये प्रूव करना होगा कि ये क्या नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। अच्छा, ये भी एक बात आपके और अच्छे क्लैरिटी के लिए बता दूं, नेचुरली बंडल्ड मेन क्राइटेरिया है रादर देन द प्रिंसिपल सप्लाई। क्योंकि कुछ चीजें कुछ एरिया में नेचुरली बंडल्ड ही होती है जो मानी जाती है कि ये प्रिंसिपल सप्लाई के साथ ही आती है। तो आपके दिमाग में कभी ये आए क्वेश्चन कि क्या ज्यादा महत्व का है कि किसी चीज को कंपोजिट सप्लाई साबित करने के लिए प्रिंसिपल सप्लाई को साबित करना इंपॉर्टेंट है या नेचुरली बंडल्ड को साबित करना इंपॉर्टेंट है? तो नेचुरली बंडल्ड को साबित करना इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली एक जो सप्लाई होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई हो ही जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि किसी चीज को मिक्स्ड सप्लाई साबित करने के लिए पहले ये प्रूव हो जाना चाहिए कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और अगर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो वो अल्टीमेटली क्या नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है। अब नेचुरली बंडल नहीं है तो उसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई का तो सवाल आता ही नहीं है। देन इट वुड बी अ मिक्स सप्लाई। आंसर लिखते वक्त बहुत ही अच्छा शानदार क्या लिखना इसका आंसर, जितना भी आपका अंडरस्टैंडिंग या राइटिंग स्किल है, your answer should have the power to convince the reader that you have the thorough understanding of this concept. So he will definitely allot you out of marks. मैक्स टू मैक्स आप 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो किस पे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। वंस द amenability of the transaction as a composite supply is ruled out, पहले तो ये खत्म ही हो गई बात की ये क्या नहीं है, अब कंपोजिट सप्लाई तो है ही नहीं, ये तय हो गया। It would be a mixed supply classified in terms of supply of goods or service attracting the highest rate of tax। अब दो चीजें और है, कंपोजिट सप्लाई में रेट किसका लगाना है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगाना है। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और वो मिक्स सप्लाई है, और ऐसे केस में रेट किसका लगाना है, हाईएस्ट का। अच्छा, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है ये तय करना किसके लिए ज्यादा जरूरी है, रेट तय करने के लिए कि रेट क्या लगेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई की बात तभी होगी जब वो नेचुरली क्या है, बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड ही नहीं है तो कंपोजिट। तो ऊपर चाहो तो आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बाजू में बना लो। इफ नेचुरली बंडल्ड, अगर नेचुरली बंडल्ड है तो वो कौन सा सप्लाई है बेटा, कंपोजिट सप्लाई है ना। उसमें क्या आइडेंटिफाई करो, प्रिंसिपल सप्लाई, और किसका रेट लगा दो,
प्रिंसिपल। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है तो वो कंपोजिट सप्लाई है, उसमें आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल सप्लाई, और रेट किसका लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का, हाँ कि ना? अगर वो नॉट नेचुरली बंडल्ड है, अगर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो वो कौन सा सप्लाई है फिर? मिक्स्ड सप्लाई है। इसमें क्या आइडेंटिफाई करो? हाईएस्ट रेट वाला गुड्स या सर्विस। तो डिफाइनिंग लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है? वेदर इट इज नेचुरली बंडल्ड और नॉट नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड है तो बात होगी सेक्शन 8 क्लॉज ए की, नॉट नेचुरली बंडल्ड है तो बात होगी सेक्शन 8 क्लॉज बी की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे फिर इन्होंने लिखा है हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन मिक्स्ड सप्लाईज। A mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply that attracts the higher rate of क्या? Tax. A supply of package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry foods, aerated drinks and fruit juice when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and it is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply. These items are supplied separately. अब सबके रेट अलग अलग है। कैन फूड के रेट अलग है, स्वीट्स के अलग है, चॉकलेट के अलग है, ड्राई फ्रूट के अलग है, एरेटेड ड्रिंक के अलग है, फ्रूट जूस के भी अलग है। अगर हर चीज को सेपरेटली सप्लाई किया जा सकता है तो आप जब इनवॉइस दोगे, भले बास्केट बना के दो इसकी, पर बिल में अगर हर चीज को क्या किया जा सकता है, अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितने यूनिट है कैन फूड के, कितने यूनिट है स्वीट के, कितने यूनिट है चॉकलेट्स के, तो पर्टिकुलरली उसका अलग अलग रेट लगाओ और इनवॉइस इशू करो। और उस पर अगर आपने पैकेजिंग वैकेजिंग के और होम डिलीवरी के भी चार्जेस लगाए तो वो सर्विस है, उस पर किसका रेट अप्लाई करो? सर्विस का। तो जब भी आपका माल किसी के पास पहुंचेगा, मतलब चलो गिफ्ट हैम्पर बनवाना है आपको, उसमें अलग अलग चीजें आपने डाली, कुछ खिलौने भी है, टॉयज भी है, कुकीज भी है, बिस्किट्स भी है, होता है ना किसी को गिफ्ट देते हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी है, अब सबके रेट अलग है। अगर है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो डेफिनेटली हर चीज का रेट कैसा लगाओ? अलग अलग। तो ये क्या नहीं है फिर? मिक्स सप्लाई। उसमें आपने सर्विस के, डेकोरेशन के, डिलीवरी के चार्जेस लिए तो वो भी अलग। फिर एक है अ शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल्स along with a refrigerator. Bottles and refrigerator can easily be priced and sold independently, are not naturally bundled, so the supply are कौन सा सप्लाई? मिक्स सप्लाई। A shopkeeper selling a storage water bottles along with क्या? रेफ्रिजरेटर। ये मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा कि वाटर बॉटल के साथ कोई क्या बेच रहा है? रेफ्रिजरेटर बेच रहा है कहीं ऐसा देखा आपने? वाटर बॉटल के साथ रेफ्रिजरेटर, क्या बात! Bottles and the refrigerator can easily be priced and sold independently and are not naturally bundled. अननेचुरल है ये, अनैसर्गिक है कि बॉटल के साथ क्या बेचना? फ्रिज। आप फ्रिज के साथ बॉटल बेच रहे हो तो ठीक है ना, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं, उसने बोला कि ये कैलविनेटर फ्रिज के साथ अंदर बढ़िया से शेप की 5 बॉटल्स भी आपको मिल रही है, अगर वो फ्री है तो वो सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि उसके बदले में कोई कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा। और बोलेंगे आपको अगर ये बॉटल्स चाहिए तो फिर आपको 500 रुपीज ज्यादा देनी पड़ेगी। वैसे तो मार्केट में इस बॉटल के सेट का जो रेट है वो 3000 रुपीज है, पर आप कैलविनेटर के साथ लेते हो फ्रिज के साथ तो सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बात समझ में आती है भाई, अगर ऐसा है और सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो फ्रिज पे फ्रिज के रेट लगाइए, बॉटल्स पे बॉटल्स के रेट लगाइए। तो यहाँ वो मिक्स सप्लाई है। ये क्या दे रहा है बेवकूफ? बॉटल्स के साथ क्या दे रहा है? रेफ्रिजरेटर। तो ये हाईएस्ट रेट तो जाहिर सी बात है किस पे रहेगी? रेफ्रिजरेटर पे। तो बॉटल पे भी रेट चार्ज करना पड़ेगा, किसका? रेफ्रिजरेटर का। ए हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू अ सिंगल रेंट डीड, one floor of which is to be used for residence and other for the housing a
printing press at a lump sum rent amount. Such renting of two different purposes is not naturally bundled in a ordinary course of business. Said supplies are कौन सा सप्लाई? मिक्स सप्लाई. अब क्यों ऐसा एग्जांपल दिया है पता नहीं, पर सर्विस में तो एक ही रेट है हमारे यहाँ पे, चाहे आप एक फ्लोर दीजिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी दीजिए, इस पे तो रेट लगाना है आपको कितना परसेंट? 18%. पर कभी अगर हो जाए अलग अलग कि भाई रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग दे रहे हो तो उस पर 5% लगाइए रेंट पे, और कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हो तो 18% लगाइए. ऐसा कोई रूल अगर कल आता है तो किसी ने किसी को एक फ्लोर में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिया और बाकी वाला बड़ा सा एरिया अपनी कोई कमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए दिया, तो ऐसा कोई नेचुरल बंडल नहीं है कि मैं रहने तो आ गया फिर सोचा कि क्यों ना कोई काम भी कर लूं. तो 100 स्क्वायर फुट की जगह रहने के लिए यूज कर रहा हूं और 900 स्क्वायर फुट की जगह सोचा कि कर लेता हूं कुछ काम, तो इसको मिक्स सप्लाई माना जाएगा और जो भी रेट हाईएस्ट रेट रहेगा वो रेट अप्लाई किया जाएगा. लेट अस रिकैपिटुलेट. देखते पूरा चैप्टर एक बार ग्लैंस में, शायद खत्म होने को है ना. द टैक्सेबल इवेंट इन अंडर जीएसटी क्या है? सप्लाई. एमसीक्यू में पूछेंगे. The scope of supply under GST can be understood in terms of following parameters. Supply should be of goods और क्या? Services. होना चाहिए for a consideration, होना चाहिए in the course or furtherance of business. While these parameters describe the concept of supply under circumstances या transaction have been deemed as supply even when the supply is made without क्या? कंसिडरेशन और नॉट इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या? बिजनेस. एक्टिविटी जो स्पेसिफाई होगी शेड्यूल 1 में आर डीम्ड टू बी ए सप्लाई इवन विदाउट क्या? कंसिडरेशन. फर्दर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो ट्रीटेड एज क्या? सप्लाई. तो गीता तो पढ़ ली, अब गीता का क्या पढ़ रहे हैं अपन? सार पढ़ रहे हैं. Besides, some specified transaction or activities are neither treated as supply of goods nor supply of services. Furthermore, certain activities have been categorized as supply of goods and supply of क्या? Services. तो शेड्यूल 3 की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी 2 की बात हो रही है. The discussion with respect to a supply is broadly categorized into following. Supply includes और supply excludes. Supply exclude में क्या है? Negative list. जहां बात होती है शेड्यूल कौन से? 3 की, है ना. सप्लाई में क्या इंक्लूड है? सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन. एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ क्या? सर्विसेज. सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई इंक्लूड सेल ट्रांसफर बार्टर फॉर कंसिडरेशन और इन फर्दरेंस ऑफ क्या? बिजनेस. सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है तो इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई. चाहे आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज करो चाहे ना करो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. कंसिडरेशन है फिर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. ले दे के हम इसको क्या मानेंगे? सप्लाई ही मानेंगे. सप्लाई अगर बिना कंसिडरेशन है इसको डीम्ड सप्लाई बोला जाता है. तो ये वर्ड्स आप याद रखना. शेड्यूल 3 में बात होती है निगेटिव लिस्ट की. शेड्यूल 3 को क्या बोला जाता है? निगेटिव लिस्ट. और शेड्यूल 1 को हम डीम्ड सप्लाई भी बोलते हैं. जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी इसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे. सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. इसमें है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट. बिजनेस एसेट जिसपे आपने क्या अवेल किया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. और इसका टेम्पररी नहीं बल्कि कैसा पर डिस्पोजल या ट्रांसफर या सेल किया है? परमानेंट. तो आपको इस पे क्या भरना पड़ेगा? जीएसटी. और इसको क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई. सप्लाई रिलेटेड पर्सन में हो सकता है. ये रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है. रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है. इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, है ना. तो इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, 50,000 तक का है तो क्या नहीं है? सप्लाई. और 50,000 से ज्यादा है तो सप्लाई. अब 50,000 क्या है? एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को एक टाइम में या पूरे साल भर में, कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा सभी एम्प्लॉय को मिला के 50,000. हाँ, ये एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर दिया और एक साल में दिया या एक बार में दिया, या एक एम्प्लॉयर ने कई सारों को दिया, ए को बी को. ये 50,000 किसकी कीमत पकड़नी है?
मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में गिफ्ट टू एम्प्लॉय के नाम से 50,000 रुपए से ज्यादा चले गए तो हर अमाउंट पे आपको क्या भरना पड़ेगा? जीएसटी भरना पड़ेगा। ये पक्का है आपका? हाँ वही मुझे याद है, मैंने बताया था, बस मैं ये देख रहा हूँ आपको याद है या नहीं। वर्ड तो हुआ है टू एन एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? देखो पन्ने पलटो, घूम के आओ, फुर्सत है मेरे को, कहीं नहीं जाना। मिला क्या? मिला क्या? क्या लिखा है? एन एम्प्लॉय लिखा है। फर्दर प्रोविजन टू पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 2 प्रोवाइड्स दैट गिफ्ट्स अप टू 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not have treated as supply of goods or services or both. However, goods or value more than 50,000 made without consideration are supply and subject to GST. अब इसमें दिक्कत ये आती है कि 60,000 का गिफ्ट दिया मालिक ने नौकर को, तो सप्लाई कितना है? 60,000 या ऊपर का 10,000? ऐसे थोड़ी है जो मन में आता है बोल दे, तो कानून की बात करो ना। पूरा 60,000? देखो अगर यहां लिखा होता कि गिफ्ट अप टू 50,000 इज नॉट ट्रीटेड एज क्या? सप्लाई, तो टैक्स शुरू होगा 50,000 के ऊपर के वैल्यू पे। यहां वर्ड यूज हुआ है गुड्स और सर्विस और बोथ, हाउएवर गिफ्ट ऑफ वैल्यू मोर देन कितना है? 50,000। मतलब आपके पीएनएल में अगर 50,000 के ज्यादा डेबिट हो गए 60,000, तो पूरे 60,000 को क्या मानेंगे हम? सप्लाई मानेंगे। हाउ कि नहीं? फिर आते हैं, बड़ा जटिल है। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, कौन इनवॉइसिंग कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करेगा, इसको भी डीम सप्लाई मानेंगे। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अगर पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, वो कौन सा पर्सन है? रिलेटेड पर्सन है। सप्लाई सर्वाइस करता है किसको? पर्सन इन इंडिया को, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या? बिजनेस, और इसके अंदर क्या नहीं है? कंसिडरेशन, तो भी क्या मानेंगे इसको? सप्लाई। और आपसे क्या ले लेंगे हम? टैक्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में एक है विद कंसिडरेशन, एक है क्या? विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, या नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ले दे के वो क्या है? सप्लाई है। पर अगर विदाउट कंसिडरेशन है और वो भी रिलेटेड पर्सन से है, डिस्टिंक्ट पर्सन से, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ही क्या है? सप्लाई। पर बिना कंसिडरेशन के पर्सनल नेचर की सर्विस अगर इंपोर्ट करते हो तो सप्लाई नहीं। वो बुआ वाला एग्जांपल याद रखना, बुआ पढ़ा रही। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये शेड्यूल 2 को वापस यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? रिपीट किया है। तो इसको वहां डिटेल में दिया था, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिया है, एक सेल्फ रीडिंग इसकी कर लेना सोने से पहले। निगेटिव लिस्ट किसकी बात हो रही है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, रीड करना है विद शेड्यूल 3। हम शेड्यूल 3 में लिखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है 7(2) और ए में, और शेड्यूल 3 वो लिखते रहते हैं, इसको कभी भी बदल भी सकते हैं। इन चीजों पे क्या नहीं लगता? जीएसटी, क्योंकि इसको हम क्या नहीं मानते? सप्लाई। द फॉलोइंग डायग्राम समराइजेस ए स्टेप टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिविटी अंडरटेकन इज सप्लाई और नॉट। ये डायग्राम देख के मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि इसको मैं पढ़ूं और आपको पढ़ाऊं। बाद में बात की थी हमने कंपोजिट और किसकी? मिक्स सप्लाई की। और इस तरह से हमारा कुल मिला के 11th लेक्चर में ये सप्लाई वाला यूनिट क्या होता है? खत्म होता है, और हम अगले यूनिट में जाने के लिए तैयार। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? क्या है टैक्सेबल इवेंट? सप्लाई। तो क्या उधर सप्लाई लिख के आ जाओगे तो आपको दे देगा वो 4 मार्क? नहीं। फिर सप्लाई को पूरा सेक्शन 7 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई? इसको तो स्टार मार्क लगा ही लो।
या तो ऐसा का ऐसा प्लेन वैनिला क्वेश्चन आएगा या तो केस स्टडी के साथ आएगा। वेदर ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल एंड और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कंस्टिट्यूट ए सप्लाई ऑफ गुड। वेदर ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल और पोजेशन is necessary for a transaction to constitute a supply of a goods. ओए, सवाल का जवाब दो। कहां कंडीशन है सप्लाई कंस्टिट्यूट होने के लिए? कौन? हम। क्या टाइटल का ट्रांसफर होना और पोजीशन ट्रांसफर होना जरूरी है क्या गुड्स के सप्लाई के लिए? बिना ट्रांसफर किए टाइटल या पोजीशन क्या सप्लाई हो सकता है क्या? बिना टाइटल को ट्रांसफर किए है ना, कई सारे केसेस ऐसे जहाँ टाइटल, हाँ, जहाँ टाइटल ट्रांसफर नहीं भी हुआ तो भी गुड्स के सप्लाई को क्या माना जाता है? सप्लाई माना जाता है। बिल्कुल होता है। तो ट्राई राइटिंग एन आंसर इन योर ओन लैंग्वेज एंड विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। मुझे चेक करवाना मेरे से कि आपने क्या लिखा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, रीड विद द शेड्यूल 1। किसकी बात करता है शेड्यूल 1? सप्लाई ऑफ, हाँ, विदाउट कंसिडरेशन। तो ये केसेस है, इसको हमने लेने हैं। यहाँ पे आंसर की आपको हिंट्स भी दी है नीचे, इसको रीड कीजिए और कल इस पे अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। सी यू टुमारो।